Jadi, last time we talked about nanochemistry and we talked about that how nanocomposites or nanomaterials are synthesized inside labs. There were different methods for the nanomaterial synthesis, and then these nanomaterials are applied in different uh, fields of life, uh, including medicines and particularly industries and automobile industry. So today I'll be taking another very important topic, that is sampling and sampling methods. Uh, Sampling and sampling methods. Sampling, this is the process of obtaining a representative sample. Uh, like, for example, if you want to analyze something, like soil sample, like blood sample, like leaf sample, like any sample, water sample. So there are different types of samples. Now these samples, अब ये सैंपल तो बहुत बड़ा एक मतलब अब लेट सपोज आप वाटर सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो आप एक रिवर का वाटर सैम्पलिंग कर रहे हैं या एक पॉन्ड का वाटर सैम्पलिंग कर रहे हैं, सो यू नो दैट पॉन्ड इज अ बिग एरिया. ठीक है, like for example if we want to analyze or water quality parameters of the drinking water of all tank in homes, तो उसके लिए जब हम करते हैं तो अब जाहिर सी बात है पूरे टैंक को तो नहीं लेके जाएंगे लैब तक, तो उससे हम वो टैंक से हम सैम्पलिंग करेंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग. मतलब जब आप उससे कोई रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं और वो पूरे एक पॉन्ड को या टैंक को उसको रिप्रेजेंट करता हो, सो दिस इज कॉल्ड वाटर, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग. ठीक है. A sample is the representative of the whole bulk. Its composition should closely reflect the composition of the bulk. मतलब आप इससे अब जो सैंपल लेंगे, दिस विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल सैंपल. मतलब इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो पूरे पानी में है या सॉइल में है या किसी प्लांट में है, जो भी है. आप इसको इस तरीके से लेंगे. Critical step in analysis as the significance. सर स्टूडेंट अलाउ के सर जी. सर स्टूडेंट अलाउ के सर ग्रुप के वाले मैसेज के सर Critical step in analysis as the significance and accuracy depends on sampling. So sampling is actually the most important step of the analytical chemistry. ठीक है, मतलब material chemistry या analytical chemistry तकरीबन chemistry field ही है. So this is one of the important step. और इसी के ऊपर सारे जो एनालिसिस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो बेस करते हैं इस चीज़ पे कि आपका सैम्पलिंग किस तरीके से होता है. सैम्पल कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस. होमोजीनियस सैम्पल क्या होता है? अ ग्रेप सैम्पल is often okay. For instance, in clinical lab, gross sample blood urine can be analyzed directly as it is homogeneous. मतलब अब आप इससे क्या करते हैं, लाइक यूरिन से सैंपल लेते हैं, तो पूरा यूरिन तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन यूरिन को लेके उससे थोड़ा सा क्वांटिटी लेके फिर वो सैम्पलिंग की जाती है, मतलब वो एनालिसिस की जाती है. सो दिस, इसको अब ये जो सैंपल है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ब्लड है या यूरिन है, ये तकरीबन पूरा यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होता है, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है होल बॉडी में, तो इस वजह से कोई मसला नहीं होता उसमें. हेट्रोजीनियस सैंपल, सेवरल इंडिविजुअल सैंपल्स आर टेकन. अब हेट्रोजीनियस सैंपल क्या होता है? उसमें हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपके पास एक तरीके से चीज़ मिलती है, सॉइल सैम्पलिंग इसमें ज़्यादा आती है. ठीक है. फिर दूसरी जगह पे थोड़ा डिफरेंट है, तीसरी जगह पे आप लेते हैं तो वो उससे भी डिफरेंट होता है. तो इसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट जगहों से किसी भी फील्ड से, मतलब खेत है या कोई भी आप रॉक है उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो आप उस रॉक के डिफरेंट पार्ट से आपने सैम्पलिंग करनी है. ठीक है. सो सेवरल इंडिविजुअल सैंपल्स आर टेकन. फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग
एवरेज प्रोटीन कंटेंट ऑफ शिपमेंट ऑफ ग्रेन्स, मतलब अब दानों का वो जो एक शिपमेंट होता है उससे आप क्या करेंगे, वन हैज टू कलेक्ट लिटिल ग्रेन्स फ्रॉम ईच बैग ड्यूरिंग लोडिंग अनलोडिंग यूजिंग अ sampling spear, six sampler and combine to get to obtain a gross sample. इसमें हम क्या करेंगे, लाइक डिफरेंट बोरियों से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके फिर हम उससे एक बड़ा सैंपल बना देंगे और फिर उसी की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो मतलब बड़ा सैंपल बनाएंगे फिर उससे थोड़ा सैंपल आपस में मिक्स करके फिर उससे थोड़ा सैंपल लेके फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो gross sample consists of several portions of the material to be tested. Laboratory sample consists of small portion of some gross sample made homogeneous. अब ये different types of the heterogeneous sampling है, मतलब पहले आपने बल्क से ग्रॉस सैम्पलिंग कर ली, फिर ग्रॉस सैम्पलिंग से लेबॉर्ट्री सैम्पलिंग कर ली, फिर लेबॉर्ट्री सैम्पलिंग से आपने एनालिटिकल एनालिसिस सैम्पलिंग कर ली। ठीक है, तो इसमें बल्क मटेरियल जो है वो आपका लाइक वो जो बोरियो का एक पूरा कंटेनर है वो बल्क मटेरियल है, फिर उससे आपने थोड़ा थोड़ा करके फिर सबसे इकट्ठा किए तो उसको हम ग्रास सैम्पलिंग कर रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये किलोग्राम में भी हो सकता है, ग्राम्स में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। फिर आपने इन सब सैंपल्स को मिक्स कर लिए और इससे एक सैंपल ले लिया है तो उसको हम लेबॉर्ट्री सैंपल कहते हैं। तो अब फिर ये लेबॉर्ट्री सैंपल बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम ये कह दें कि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। देन लेबॉर्ट्री सैंपल को आप फिर किसी चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं तो फिर उसी लेबॉर्ट्री सैंपल से आप एक दो दाने ले लेते हैं या एक दो मिलीग्राम्स ले लेते हैं, इसी तरीके से आप उसकी फिर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल सैंपल। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेजरमेंट प्रोसेस, अब इसमें क्या होगा, मेजरमेंट प्रोसेस में आपने क्या करना है, पहले सैम्पलिंग करनी है, फिर सैंपल जो आपने सैम्पलिंग कर ली है फिर उसको आपने प्रिजर्व करना है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ब्लड सैम्पलिंग कर ली, तो ब्लड सैम्पलिंग तो मतलब आसान है, आपने ब्लड को ले लिया सिरिंज में, लेकिन ये ब्लड को आपने जल्दी से किसी वो जो हम एक ट्यूब होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो उसी में हम जल्दी से उसको इंजेक्ट करके और उसी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम प्रिजर्वेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसी तरीके से हर एक सैंपल की अपनी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले सैम्पलिंग करनी है, दूसरा बड़ा स्टेप है प्रिजर्वेशन, कि ये सैंपल है इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे। फिर थर्ड मेथड है फिर सैंपल प्रिपरेशन, कि अब आप प्रिजर्व तो कर लिए है, अब आप कहना चाह रहे हैं कि एक घंटे बाद या एक दिन बाद आप सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं, सो दिस इज कन्वर्टेड टू सम फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सैम्पलिंग सैंपल। फिर ये जो आपने सैंपल तैयार कर लिया है ये हमने किसी काम के लिए एनालिसिस के लिए तैयार की है, सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। देन अनदर स्टेप इज फॉलोड, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो आपको जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसमें आपको ये पता होना चाहिए, पहले सैम्पलिंग होता है, फिर सैंपल को प्रिजर्व करना होता है, फिर सैंपल को प्रिपेयर करना होता है, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सैम्पलिंग प्रोसेस, पहले जो हम क्या कहते हैं कि मतलब आप किसी भी सैम्पलिंग को करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग के मेथड्स या स्टेप्स क्या हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आइडेंटिफाई पॉपुलेशन। ठीक है, पहले आपने ये देखना है कि ये जिस जगह की या जिस चीज़ की मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ उसका उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, लाइक ये तो सैम्पलिंग तो स्टैटिस्टिक्स में भी आता है, पॉपुलेशन इसलिए यूज़ किया गया है। ठीक है, वर्ड इसको हम बल्क ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं कि मतलब पहले आप आइडेंटिफाई करें कि बल्क ऑफ मटेरियल कितना है। ठीक है, देन कलेक्ट सैंपल। ठीक है, फिर हर एक मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पोर्शन से आपने छोटा छोटा सैंपल कलेक्ट करना है, सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैम्पलिंग। ठीक है, ग्रॉस सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपने बड़े बल्क से छोटे छोटे क्वांटिटीज में सैम्पलिंग कर ली। फिर रिड्यूस ग्रॉस सैंपल टू लैब सैंपल,
अब ग्रास सैंपल को भी आप जब इसको कंबाइन करेंगे तो इससे भी बड़ी क्वांटिटी बनती है, तो आप लैब तो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेके जा सकते. सो यू हैव टू रिड्यूस इट टू लेबोरेटरी सैंपल. देन दिस लेबोरेटरी सैंपल इज फर्दर रिड्यूस टू एनालिटिकल सैंपल. मतलब वो आप एनालिसिस के लिए जो यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल या एनालिसिस सैंपल. तो वो बहुत कम होता है. तो अब आपको आपकी जब एनालिसिस की बात आती है तो हम उससे बहुत फ्यू मिलीमीटर्स, फ्यू मिलीलीटर्स और फ्यू मिलीमीटर्स और फ्यू मिलीग्राम्स इसी तरीके से हम उससे ले लेते हैं और उसकी हम फिर एनालिसिस कर लेते हैं. हाँ जी, ये पूरे जो पॉपुलेशन है या बल्क ऑफ मटेरियल है ये उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है और ये सबको रिप्रेजेंट करता है. ना सैम्पलिंग अब डिफरेंट चीज़ों की हो सकती है, मटेरियल्स की हो सकती है. या तो ये सैम्पलिंग सॉलिड होगा, सॉलिड मटेरियल का होगा, या ये सैम्पलिंग लिक्विड मटेरियल का होगा, या ये सैम्पलिंग गैस मटेरियल का होगा. ठीक है. तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सैम्पलिंग ऑफ द सॉलिड. अब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं लेकिन जो आपके पास मटेरियल है जिसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं दैट इज सॉलिड इन नेचर. सो सॉलिड सैंपल्स आर ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट टू सैंपल. ठीक है. और ये सबसे डिफिकल्ट सैम्पलिंग मेथड होता है. क्यों? क्योंकि सॉलिड आपस में एक दूसरे के साथ अक्सर इंटरमिक्स हो जाते हैं लेकिन वो आप आसानी से एक दूसरे से रिमूव भी कर सकते हैं. तो इसमें एक मसला ये भी है कि सॉलिड सैम्पलिंग में लाइक सॉइल सैम्पलिंग में आपको बता दिए ना, तो सॉइल सैम्पलिंग चले ठीक है, हम कह दें कि फ्यू स्क्वायर मीटर का या फ्यू स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसके तो सॉलिड सैंपल अगर आप लोग कर लेंगे. लेकिन अगर हम कहें कि किलोमीटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि पूरे मर्दान रीजन का सॉइल सैंपलिंग कर लें तो ये तो बहुत मुश्किल है. क्योंकि पूरे मर्दान की सॉइल सैंपलिंग करना इंतहाई, और पूरे हम ये फिर कहेंगे कि पूरे मर्दान में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा है, कौन कौन सी चीज़ें कम है इसकी सॉइल में. तो ये सैम्पलिंग बहुत मुश्किल है. सो मुश्किल क्यों है? क्योंकि सॉइल जो है वो डिफरेंट रीजन्स में, या सॉलिड जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंपोजिशन रखते हैं. Like, for example, I'm taking just example, the soil inside this university campus is different from the soil in cities. ठीक है. तो सिटी में आप जाएं तो उसकी सॉइल को देख ले, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इससे. तो इसलिए ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है सॉलिड सैम्पलिंग. सॉलिड्स आर यूजुअली heterogeneous and sample must be collected carefully. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉइल की जो कंपोजिशन होती है या सॉलिड्स की कंपोजिशन होती है वो हर जगह पे वेरिएशन आती है उसमें. ठीक है. तो इस वजह से सॉलिड्स की जो सैम्पलिंग होती है वो डिफरेंट हो सकती है. सॉलिड्स कम इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ईच ऑफ विच इज सैम्पल्ड डिफरेंटली. अब सॉलिड में क्यों डिफ़िकल्टी आती है? नंबर वन, इसकी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, मतलब शक्लें इनकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं. या तो ये लार्ज पार्टिकुलेट्स सच एज ओर्स, बहुत बड़े बड़े मतलब एक पार्टिकल्स हो सकते हैं लाइक ओर्स जो डिफरेंट मेटल्स के होते हैं या कंपोजिशन के होते हैं, या स्मॉलर पार्टिकुलेट्स होते हैं. ठीक है. इसमें एक तो बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में भी वो आपको मिल जाते हैं. फिर आप स्मॉल जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उनकी शक्ल में भी मिल जाते हैं. फिर इसमें शीट मटेरियल्स भी होती हैं, इसमें टिश्यू सैंपल्स भी होते हैं. सो दिस इज एक्चुअली this soil sampling, this is very difficult. Now, grab sample. A grab sample is a sample taken at random and assumed to to be representative. मतलब ग्रैब सैंपल हम क्या करते हैं, हम किसी भी बड़े सैंपल का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जब ले लेते हैं तो उसको हम ग्रैब सैंपल कहते हैं. दिस इज ऑलमोस्टली 1/50th ऑफ द बल्क. मतलब 50th ऑफ द बल्क किसी भी उसका मतलब हमें लाइक फॉर एग्जांपल हम कह दें कि 50 किलो का एक सॉलिड है तो उसका हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके 1 किलोग्राम को हम जब ले लेंगे तो दिस इज कॉल्ड ग्रैब सैंपल. ठीक है. इजिएस्ट
बट लेस रिलायबल। ये बहुत आसान भी है लेकिन रिलायबिलिटी इसकी कम है। सेटिस्फैक्ट्री ओनली फॉर होमोजीनियस सैंपल। ग्रैब सैंपल सिर्फ होमोजीनियस सैंपल के लिए सही होता है, बाकी हेटेरोजीनियस के लिए ये फिर हमने फर्दर इसकी वो करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। बेस्ट एंड इजी टाइम फॉर सैम्पलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये अक्सर लोग करते हैं मतलब किसी भी चीज़ को कि वो क्या कहते हैं कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जल्दी जल्दी, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है। Collections of sediments. Bottom grab sampler is used. It has jaws that close when they are in contact with sediments, scooping up sediments in process. अब ग्रेप सैम्पलिंग हम अगर sediments के करते हैं जो नीचे लोकेटेड होते हैं अंडर द surfaces, so इसकी जब हम ग्रेप सैम्पलिंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल grab sampling under the water or grab sampling under the soil, मतलब जो सॉइल के अंदर जो सरफेस है वाटर का उसकी ग्रैप सैम्पलिंग करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं। लाइक सेडिमेंट्स के लिए जब हम उसकी सैम्पलिंग करेंगे तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम स्कूपिंग कहते हैं। ठीक है। ये स्कूपिंग जो है ये हम ये जो diagram में शो किया गया, this instrument is used for the grab sampling of the sediments. This has ease of use and ability to collect large samples, but it has disadvantages like it has the tendency to lose fine-grained sediments as water flows out of the sample. अक्सर ये होता है कि जब आप ग्रेव सैम्पलिंग अंडर द वाटर करते हैं तो जब आप उसको निकालेंगे तो उससे छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं वो इससे वाटर के साथ साथ निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आपके जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं वो भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एनालिसिस के लिए, उनमें भी कुछ बात हो सकती है, लेकिन हम लूज़ कर देते इस सैम्पलर की वजह से। So loss of spatial information both literally and with depth due to mixing of samples. इसमें यही बात होती है कि जितना डेप्थ ज़्यादा होगा तो उतनी आपके पास सैंपल की जो लॉस है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर जो स्पिलेज है इससे जो निकलते हैं वो इतनी ज़्यादा होगी और प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से सैंपल की जो होमोजेनाइजेशन है वो अफेक्ट हो सकती है। Collection of surface soil. So now the surface soil, this is one of the easiest method to be collected. The surface soil samples collected at depth up to 30 centimeter are easily collected with scoops or shovels. Shovels जो हम ordinary use करते हैं, these are the instruments shown in the um, diagram. What we are doing, we can collect samples up to 30 centimeters of the soils. लैंड के जो सैंपल्स हैं उनको हम इसी के थ्रू बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। इवन स्मॉल कंटेनर ऑफ सॉलिड मटेरियल में भी सैंपल्ड यूजिंग स्पैचुला और स्कूप्स। इनको स्पैचुला भी कहते हैं, स्कूप्स भी कहते हैं या shovels भी कहते हैं। So these are used for the collection of the surface soil or surface materials. Collection of soil at greater depth. अब अगर आपको सॉइल सैम्पलिंग करनी है और उसकी डेप्थ हो तो उसके लिए फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड एट ग्रेटर डेप्थ आर ऑब्टेन्ड बाय digging a trench and collecting sample. पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने एक खंदक खोदना है। ट्रेंच इज अ काइंड ऑफ खंदक, और जो हम उसको ये आपको डायग्राम में यूज़ किया शो किया गया है। सो यू हैव टू डिग अ ट्रेंच। डिफरेंट जगहों पे आपने फिर इसी तरीके से करने हैं, ट्रेंचेस करने हैं। ये भी मीटर्स के हिसाब से होता है, मतलब कितने मीटर डेप्थ की आपने सैम्पलिंग करनी है और कितने मीटर डेप्थ की आपकी सैम्पलिंग ज़रूरी है, आपको चाहिए। Or this is also done by drill a hole till the required depth
remove soil from the drill and analyze. ये ड्रिलिंग वाला काम जो है ये दूसरे डायग्राम में शो किया गया है। किसी खास डेप्थ तक आप ड्रिलिंग कर सकते हैं उसके थ्रू, और फिर उसी से उसका जो आखिरी सर होता है तो उस पे हम पाइप लगा देते हैं। दिस कलेक्ट्स द सॉइल सैंपल अप टू सर्टेन डेप्थ्स, ठीक है। तो देन वी दैट सैंपल ये डिफरेंट जगहों से लिया जाता है और फिर इसको आपस में इंटरमिक्स करके फिर एक वो यूज़ किया जाता है। सैम्पलिंग फ्रॉम बैग्स। अब आप जो बैग्स हैं उससे आप किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं? Sampling simple bag sampling spheres, sac samplers are most commonly used for taking samples from bags because they are relatively cheap and sample quickly. ये स्पीयर्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीयर्स, ये आपको शॉपकीपर के पास भी मिल सकते हैं। वो ये स्पीयर्स यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू जो है बैग से सैम्पलिंग करते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर द sampling of the solids. To obtain a good cross section of sample, the sphere should be 40 to 45 centimeter in length. अब आपका जो स्पीयर है उसकी लेंथ जो है वो 40 से 45 सेंटीमीटर लेंथ पे होनी चाहिए ताकि आपके पास अच्छी सैम्पलिंग हो जाए, मतलब डेप्थ तक जाए सैक की। टेपर टाइप ऑफ सैम्पलिंग स्पीयर्स पेनिट्रेट्स बैग्स इजीली, और इसके जो आखिरी सर होता है वो इस तरह मतलब एक नुकीला होता है, लेकिन दूसरी बात इसमें ये होती है कि ये तेज़ भी होता है। सो दिस easily penetrates the sac and even the solid inside the sac, ठीक है। सैम्पलिंग ऑफ पाउडर। अब इसी में ये सॉलिड है लेकिन अब आप उसकी जो रिफाइंड फॉर्म है सॉलिड्स के उसको हम पाउडर कहते हैं। सो नाउ सैम्पलिंग ऑफ द पाउडर। स्मॉल पार्टिकुलेट मटेरियल सच एज पाउडर आर बेस्ट कलेक्टेड विद द सैंपल तीफ, ठीक है। पाउडर को तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं किसी भी एक स्पून टाइप का, इसी स्पैचुला टाइप की चीज़ को यूज़ करके उससे हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले सकते हैं। सैंपल thief allows material to be collected simultaneously from several locations, और इसी के थ्रू आप बहुत सारी जगहों से ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल thief जो है वो किस शक्ल का होता है ये आपको शो किया गया है। So it has different operating positions which are shown from 1 to 5. The powder tip is suitable for sampling free flowing powders and granules. Operation: insert the sampler into the product. Ensure that the tip is inside the sampler body. पहले आपने ये सैम्पलर वो जहाँ से आपने पाउडर से सैम्पलिंग करनी है तो उसमें आपने इसको इंसर्ट। फिर सेकंड स्टेप इसका क्या होता है? एट द रिक्वायर्ड डेप्थ पुल अप द बॉडी टू एक्सपोज द टिप। फिर इससे आपने बॉडी को निकालना है और टिप को एक्सपोज करना है। पाउडर विल फ्लो इन अराउंड द टिप। जो और ये जो टिप होता है इसके अराउंड में ये इसके सराउंडिंग में ये पाउडर चला जाएगा, ठीक है। पुश डाउन बॉडी ऑफ द सैम्पलर टू ट्रैप द सैंपल। जैसे ही आप ऊपर से ये बॉडी वापस पुश करेंगे तो ये टिप के साथ साथ जो पाउडर लगा होगा तो वो इसके अंदर फंस जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक किस्म से लॉक सिस्टम है। ये आप देख लें, इधर वाइट है ये पोर्शन, फिर इधर येलो होगी ये। विदड्रॉ सैम्पलर। फिर आप इस तरह नहीं है कि टिप को आपने विदड्रॉ करना है, पूरा सैम्पलर आपने बाहर निकालना है, पाउडर तीफ आपने बाहर निकालना है। पुल ऑफ बॉडी टू रिलीज द सैंपल, और जैसे ही आप ये बॉडी को वापस ऊपर करेंगे तो सैंपल नीचे गिर जाएगा। तो पाउडर का सैम्पलिंग जो है वो बहुत आसान है। देन सैम्पलिंग ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। अब आप जो मेटल्स है या एलॉयज है उसकी जब सैम्पलिंग करेंगे तो उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं। सैम्पलिंग ऑफ दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइंग, मिलिंग और ड्रिलिंग। या तो हम उसको कूदते हैं या उसको काटते हैं या उसको एक तरीके से ड्रिल आउट करते हैं, ठीक है। When sampling a metal, it is usually necessary to obtain materials from both the surface and the interior. मेटल की जो सैम्पलिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि आप सरफेस वाला
क्वांटिटी भी सैंपल कर ले और इनसाइड द मेटल भी आप देख ले कि क्या है। ऐसे ना हो कि हॉलो हो अंदर से या उसमें कुछ और मसला हो, तो इसकी सैम्पलिंग के लिए फिर आपने डिफरेंट और करना है। इसमें जो सैम्पलिंग का वो तरीका होता है, इसमें हम ज़्यादातर वायर्स निकालते हैं, इसकी कटिंग ऑफ पीसेस ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ, उसके फिर छोटे छोटे पीसेस को काट के फिर उसकी सैम्पलिंग करते हैं। या ड्रिलिंग कैन आल्सो बी डन, या उसकी ड्रिलिंग करके उससे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो शीट है उससे आप ले लेते हैं। सैम्पलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज, अब बायोलॉजिकल टिश्यूज भी सॉलिड्स में आते हैं, सो यू कैन सैम्पल देम एज वेल एंड दे आर solids as well, तो आप उसकी भी सैम्पलिंग कर सकते हैं। Now it is done by removing the entire organ which is then homogenized before smaller portions are taken for the analysis। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, पहले इसके होमोने, लेकिन ये तकरीबन ज़्यादातर होमोजेनाइज होता भी है बायोलॉजिकल टिश्यूज, until and unless some tissues are cancerous, तो उसकी फिर अलग बात होती है। ठीक है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए केयरफुली पहले होमोजेनाइजेशन करते हैं। अल्टरनेटिवली स्मॉल पोर्शंस में बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपोजिट सैंपल्स। उसी तरीके से जिस तरीके से आप सॉलिड्स की सैम्पलिंग करते हैं, वो सॉइल की डिफरेंट जगहों से आप लेते हैं, तो टिश्यूज़ का भी आप बहुत कम फासले पे आप डिफरेंट जगहों से फिर छोटे छोटे टिश्यूज़ लेके फिर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट करते हैं। द कंपोजिट सैंपल इज देन होमोजेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। फिर हम इसकी फर्दर जो है होमोजेनाइजेशन और वो करते हैं। रिडक्शन ऑफ सैंपल साइज, अब होमोजेनाइजेशन और रिडक्शन किस तरह किए जाते हैं वो अभी बात करेंगे। रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, सब सैम्पलिंग ऑफ ग्रास सैंपल, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग, रिफिलिंग। इसमें क्या होता है, पहले तो आपने जो आपने बड़ा सैंपल से छोटे सैंपल कलेक्ट किए, पहले तो उसको आपस में मिक्स करना है, फिर उसको फर्दर उसकी साइज या जो भी है उसकी पार्टिकल्स है उसको आपने साइजेस में डिक्रीज करना है। ठीक है, फिर उससे फर्दर एक सैंपल करना है, और उसके लिए जो ये फर्दर सैम्पलिंग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कोनिंग करते हैं। कोनिंग क्या होता है, दिस इज बीन शोन ओवर हियर, लाइक दिस इज द बल्क सैंपल। ठीक है, उसको आपने चार में डिवाइड कर दिया, दिस इज क्वार्टरिंग, दिस इज क्वार्टरिंग। फिर इस क्वार्टरिंग के बाद फिर आपने इसको कोन में शक्ल में बन कन्वर्ट कर दिए। ग्रास सैंपल इज piled up as cone, flattened, divided into quarters, then separation of quarters, then discarding opposite quarters, process is repeated। इसी तरीके से फिर हम बार बार डिफरेंट अपोजिट कोन्स जो हैं, दो दो कोन्स अलग कर देते हैं, फिर दूसरे उससे फिर क्वार्टरिंग करते हैं, फिर उससे कोनिंग करते हैं, फिर अपोजिट सैंपल ले लेते हैं और बाकी डिस्कार्ड करते हैं, फिर इस तरीके से हम चलते जाते हैं। तो इससे इससे हमारा जो सैंपल होता है वो साइज में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। रिफलिंग, रिफलिंग में क्या होता है, रिफलिंग टैंक इज यूज्ड। उसमें क्या होता है, आप पूरा जो आपने बल्क से एक सैंपल कलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें फिर आप उस सैंपल को डाल देते हैं, वो फिर आपस में मिक्स कर देता है, फिर उससे एक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन जो है वो उससे अलग किया जाता है। दिस इज रिफल टैंक, इसके लिए यूज होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज शोन दैट इज कॉल्ड रिफल टैंक। Then the sampling of liquid, we will talk about this later। ठीक है, यहाँ तक मैं